तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच जो ये क्राइसिस चल रहा है, ये जो वॉर चल रहा है, ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। वॉर की वजह से डेफिनेटली यहाँ पर ह्यूमन लाइफ तो सफ़र कर ही रही है दोस्तों, कहीं न कहीं रशिया की इकोनॉमी के साथ-साथ जो दूसरी इकोनॉमीज़ हैं, वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पर देखते हुए, रशिया के स्टांस को देखते हुए जो वेस्टर्न अलाइड कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर लगातार सैंक्शंस हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आज की दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है जिसकी वजह से मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में हमको एक कल के दिन जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये क्या अपडेट है, ये हम आपको डिटेल में समझाऊंगा और उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो भी एक आर्टिकल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या अपडेट है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जर्मनी एंड इट वेस्टर्न अलाइज हैव एग्रीड टू कट रशिया आउट ऑफ द स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न अलाइज कंट्रीज हैं, उसमें यहाँ पर अग्रीमेंट हो चुका है कि रशिया को यहाँ पर स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से बैन किया जाए। और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम दोस्तों ग्लोबल ट्रांजेक्शन सिस्टम है। बेसिकली अगर यहाँ पर रशिया बैन होता है तो कहीं ना कहीं रशिया की इकोनॉमी के लिए एक ये जबरदस्त डेंट हमको देखने को मिल सकता है और इसका असर दूसरी मेजर इकोनॉमीज पे भी पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर स्विफ्ट है क्या, बेसिकली इसको दोस्तों अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर बेटर समझ आएगा। तो स्विफ्ट की अगर बेसिकली बात करें तो बेसिकली एक सिस्टम है, एक ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिसके थ्रू जो डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड वो दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। बेसिकली आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हमको स्विफ्ट के थ्रू ही होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। स्विफ्ट की अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो अगर यहाँ पर रशिया बैन होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी इकोनॉमी के लिए एक मेजर हिट होगा, क्योंकि अगर बैन होता है इस पेमेंट सिस्टम में तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यहाँ पर रशिया नहीं कर पाएगा और इट कुड ट्रिगर ऑल्सो दी करेंसी वॉलेटिलिटी एज वेल। और मेजर मैसिव कैपिटल आउटफ्लोज हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही नहीं होंगे तो यहाँ पर कोई भी कैपिटल इन्फ्लो तो ऑब्वियस रीजन है यहाँ पर होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े निवेशक हैं, दूसरी कंट्रीज यहाँ पर पैसा लगाती है, वो आउटफ्लो उनका डेफिनेटली होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि इकोनॉमी के लिए आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव ट्रिगर होता हुआ देखने को मिल सकता है। और रशिया की बात करें तो रशिया दोस्तों आपको पता है एक मेजर इंपोर्टर है ऑयल का, गैस प्रोडक्शन यहाँ पर आप देखें तो काफी जबरदस्त है। और दूसरी कमोडिटीज की भी अगर बात करें तो रशिया का जो मेजर इंटरनेशनल प्रॉफिट्स हैं वो अगर इस पेमेंट सिस्टम से बैन होता है तो वो उसको यहाँ पर होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और मेजरली अगर बात करें तो 40% ऑफ द रशिया रेवेन्यू जो है इंटरनेशनल प्रॉफिट से ही जनरेट होता है। तो अगर यहाँ पर ट्रांजेक्शन ही अगर नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी पे आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। फॉरेन ट्रेड ही नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रॉफिट्स यहाँ पर रशिया को होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। उसकी वजह से एक मेजर करेंसी वॉलेटिलिटी का भी रिस्क वहां पर देखने को मिलता है। 2012 में दोस्तों ईरान के साथ ये हुआ था, जहां पर उसको बैन किया गया था इस सिस्टम के, स्विफ्ट सिस्टम पे, बिकॉज वहां पर कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया था ईरान ने, जिसको यहाँ पर बेसिकली स्ट्रांगली कंडेम किया था दूसरी कंट्रीज ने और उसको यहाँ पर स्विफ्ट बैन किया था। हालांकि कुछ साल बाद यहाँ पर वापस से जो है बैन हटा दिया गया था, लेकिन उसका असर ईरान की इकोनॉमी पे काफी नेगेटिव देखने को मिला था। तो ये है दोस्तों बेसिकली एक स्विफ्ट का रोल इकोनॉमी पे। अब यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज हैं जो रशिया से यहाँ पर ट्रेड करते हैं, रशिया से ट्रांजेक्शन होता है, वो इकोनॉमी काफी हिट होंगी अगर यहाँ पर स्विफ्ट बैन हुआ रशिया का। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा काम तो इंडिया से है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, तो यहाँ पर आपको मैं एक आर्टिकल के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखिए, एमिड सैंक्शंस ऑन रशिया इंडिया माइट फेस इंटरप्शन एंड डिले इन आर्म्स इंपोर्ट। तो आर्म्स इंपोर्ट रशिया काफी ज्यादा करता है इंडिया को, ये तो हमको पता ही है। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो $9.4 बिलियन का यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड था इस फिस्कल ईयर में, जो कि पिछले साल $8.1 बिलियन का था। तो इंडिया मेजरली इंपोर्ट करता है, देखिए, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड प्रेशियस मेटल्स एंड काफी सारी चीजें। दूसरी कमोडिटीज की बात करें और मेजरली इंडिया का जो बिगेस्ट आर्म सप्लायर है वो रशिया है, जहां से 60 to 70% ऑफ मिलिट्री सप्लाईज हमको रशिया से आती हुई देखने को मिलती है। India is procuring the S-400 air defense system from Russia. It also recently signed a contract of AK-203 rifles with production slated to begin in India soon. अब ये sanctions अगर रशिया पे लगते हुए देखने को मिले तो it could jeopardize India's recent $375 million BrahMos cruise missile export contract with the Philippines. However, there is some relief for the country. अब यहाँ पर क्या relief है आप ये समझिए। For the country as India and Russia bilateral payments are made in India rupee. तो यहाँ पर दोस्तों रशिया और इंडिया के बीच जो bilateral payment trade होती है वो बेसिक मेजरली इंडियन रुपी में होती है, या फिर सम टाइम इट इज इन दी अदर करेंसीज लाइक यूरो। तो रशिया की जो रुबल करेंसी है, यानी कि रशिया की जो करेंसी है वो दोस्तों रुबल है, उसमें ज्यादा बायलैटरल ट्रेड हमको होता हुआ देखने को नहीं मिल सकता। तो ये बेसिकली मेजर रिलीफ है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर जो भी सैंक्शन लगेंगे वो यहाँ पर
इतना ज़्यादा आई गेस यहाँ पर इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे एज पर दिस रिपोर्ट। द अरेंजमेंट इंश्योर्स दैट रशियन पेमेंट्स विल बी सेटल्ड इवन इफ रशिया इज कट ऑफ द स्विफ्ट गेटवे। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है जहाँ पर इंडियन रुपी में ट्रांजेक्शन होती है, बायलेटरल ट्रेड होती है, यूरो में या बायलेटरल ट्रेड होती है, तो यहाँ पर इस अरेंजमेंट के थ्रू रशियन पेमेंट्स यहाँ पर सेटल होते हुए नजर आएंगे। अगर स्विफ्ट यहाँ पर बैन होता है तब भी यहाँ पर हमारा जो अरेंजमेंट है यहाँ पर इंश्योर करता हुआ नजर आएगा कि ये सारे पेमेंट सेटल होते हुए नजर आएंगे। बट द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्पेल ट्रबल फॉर इंडिया अमंग अदर एशियन इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट। तो ये तो बेसिकली अगर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होगा तो यहाँ पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का दूसरा इम्पैक्ट ये हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मेजर हम यहाँ पर बात करने वाले थे स्विफ्ट की। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार स्विफ्ट का अगर बैन होता है रशिया पे तो इंडियन इकोनॉमी पे इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लेट्स यहाँ पर कल के दिन मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों हमको भी यहाँ पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एज ए रिटेल निवेशक जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उतना ही हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरनल है, बहुत ही डीप डाइव अगर हम करें या फिर किसी को इतना इन्फॉर्मेशन हो जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या सिचुएशन हो सकती है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या सिचुएशन हो सकती है, ये तो हमको कल ही देखने को पता चलेगा। लेकिन एज पर दिस रिपोर्ट जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बायलेटरल ट्रेड है वो बेसिकली सेटल होती हुई नजर आ जाएंगी, क्योंकि इंडियन रुपी में ये सारी सेटलमेंट्स होती है और यूरो में ज्यादातर सेटलमेंट होती है। तो रशियन रूबल में ज्यादा सेटलमेंट नहीं होती है, इसकी वजह से इंपैक्ट इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लेट्स सी दोस्तों कल के दिन यहाँ पर क्या सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन जो दूसरी इकोनॉमीज हैं जहां पर रशिया का काफी ज्यादा बायलेटरल ट्रेड है इन द रशियन करेंसी, तो उन पे काफी इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर कल के दिन मार्केट कैसा रहता है। तो यहाँ पर जैसे हमने बात करी दोस्तों, अभी ट्रेंड अगर आप देखें, जो मेजर हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50 की बात करें तो उसका ट्रेंड काफी नेगेटिव है। तो अभी भी जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कितने दिन से कि अभी भी आपको अग्रेसिव नहीं होना है, हमको मार्च अप्रैल का एक बार एंड का वेट करना है। लेट्स सी यहाँ पर इन्फ्लेशन कितना होता है, क्रूड के प्राइसेस कितने बढ़ते हैं, उसके बाद जो फेड है कितना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर हाइक करता है, कितने बेसिस पॉइंट्स वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, उसके बेसिस पे भी यहाँ पर डिपेंड करेगा कि जो इकोनॉमीज हैं उनकी जीडीपी पे उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें कोरिलेटेड हैं। आईपीओ आना बाकी है एलआईसी का, साथ ही साथ जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा रिजर्व बैंक है वो क्या यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेकर उसका क्या यहाँ पर स्टांस रहता है। ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है मार्च और अप्रैल में हमको देखनी पड़ेगी, और मार्च अप्रैल में भी मेरे को लगता है काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आपको अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल यहाँ पर स्पेसिफिक रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। जहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पर धीरे धीरे बाय करना है। और मेरे ख्याल से दोस्तों निफ्टी की वैल्यूएशन, जो मेजर इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुकी है, और जो स्टॉक्स हैं वो भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी वीडियोस तो मैं आपके साथ लगातार बना ही रहा हूं कि कौन कौन से स्टॉक्स में आपको अभी निवेश करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं मेजरली एक ब्रॉडर लेवल पे बात करूं तो हमको यहाँ पर अपने एसआईपी इसको बिल्कुल भी नहीं रोकना है। चाहे आप स्मॉल कैप में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इंडेक्स एटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको एसआईपी बिल्कुल नहीं रोकनी है। ये एक ऐसा मौका है जब आपको अपनी एसआईपी को हो सके तो और बढ़ाना है। देखिए अगर पैसा है तो बढ़ा सकते हैं, इंडेक्सेस में मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड ईटीएफ्स में हो सके तो यहाँ पर आप अपनी एसआईपीस को बढ़ाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्सेस ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बहुत ही स्पेसिफिक रहना है आपको। अच्छे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में आपको सिर्फ वहीं पर निवेश करना है जहां पर आपका 100% कन्विक्शन हो। तो आपको ब्लू चिप्स में भी निवेश कीजिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। आज भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इंडेक्सेस में, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो आप अपनी एसआईपी को जारी रखिए, रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी भी बहुत मजबूत है। अगर अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर Q4 के जो नंबर आएंगे दोस्तों मुझे लगता है और भी जबरदस्त आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हमको Q1 FY23 के नंबर भी देखने पड़ेंगे कि उसमें क्या मेजरली यहाँ पर इम्पैक्ट होता है जो सेक्टर्स हैं उन पे, और क्या यहाँ पर बेसिकली जो मेजर निफ्टी 50 की कंपनीज हैं किस प्रकार से अपने अर्निंग्स को यहाँ पर पोस्ट करती है। उसके बाद भी यहाँ पर आपको एक पता चल जाएगा बेसिकली कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है। तो अपने पैसे को बचा के रखिए, कैश को इकट्ठा कीजिए, मौका आएगा डिप्लॉय करने का, ऑलरेडी आ ही रहा है, धीरे धीरे डिप्लॉय कीजिए। लेकिन मुझे लगता है और मौका मिलेगा तो वहां पर हम और डिप्लॉय करेंगे, और आपके लिए ऐसी अपडेट्स तो मैं आप लाता रहूंगा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हमको करना है क्या नहीं करना, स्टॉक स्पेसिफिक हमको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना। तो ये सारी वीडियो दोस्तों आपके लिए मैं डेली लाता ही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो। और आपका क्या कमेंट है, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।